नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में भारत की आबादी की और सभी का ध्यान आकर्षित करता है। एक ऐसा विषय जिसमें आपको यह पता चलता है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी रखने वाला देश आज अपनी ही आबादी में बहुसंख्यकों की संख्या में गिरावट और अल्पसंख्यकों की संख्या में वृद्धि देखता है। और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों की आबादी में बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि देखी गई है। ऐसा मैं नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। आज रिपोर्ट की डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन याद दिला दें, आज से 1 साल पहले हमने यूएन की रिपोर्ट को हवाले देते हुए बताया था कि भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो गया था। अगर आपको ध्यान हो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में 2011 के बाद जो हर 10 साल में होने वाली पॉपुलेशन की काउंटिंग है 2021 वाली, वो नहीं हुई है। और 2021 की पॉपुलेशन में चूंकि जनसंख्या की गणना नहीं हो पाई है, जनगणना नहीं हो पाई है, ऐसी स्थिति में यूएन ने अपनी तरफ से रिपोर्ट को निकाल दिया। लेकिन आज भी भारत के आंकड़ों में 2011 की रिपोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा निकाली गई है। और उसमें कहा गया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें हिंदू पॉपुलेशन में 8% की गिरावट देखी गई है, वहीं मुसलमानों की पॉपुलेशन में 43% वृद्धि देखी गई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1950 से लेकर के अगर 2015 के बीच के आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो यहां पर आंकड़े इस समय हेडलाइंस बने हुए हैं, देश भर की टॉप स्टोरीज बने हुए हैं। राजनीति में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां एक और भारत में राजनीति के चलते इस समय राजनीतिक रूप से इलेक्शन चल रहे हैं, हर पार्टी अपना एक एजेंडा लेकर चल रही है। जहां एक और मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन का बीजेपी विरोध कर रही है, यह मानते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में एसटी, एससी, ओबीसी को दिए गए रिजर्वेशन कोटे में से मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बता करके वोट पर रिजर्वेशन दिया जाए। वहीं पर कांग्रेस अपनी तरफ से यह आरोप लगाकर चल रही है कि ये लोग 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये रिजर्वेशन ही खत्म कर दें। अब कौन सही, क्या गलत, क्या सही, ये आपको इस महीने और सोचना है, क्योंकि मुश्किल से 15-20 दिन बाद ही सरकार का फाइनल फैसला हो जाएगा कौन सी सरकार किस जगह बैठने वाली है। कुल मिलाकर के जनता के सामने अपने मुद्दों को रखते हुए जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी कार्य कर रही है, उसी बीच में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का इस प्रकार की रिपोर्ट का निकाल कर ले आना, ये लोगों का ध्यान अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित करता है। और विशेष रूप से तब आकर्षित करता है जब बीजेपी बार-बार अपने चुनाव प्रचार में एक ही बात कह रही है, और वो ये है कि जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है कर्नाटक, तेलंगाना के अंदर, उन्हें जिस आधार पर दिया गया है, दैट इज वर्ड यूज्ड बाय देम, माइनॉरिटी। बोले ये माइनॉरिटी अगर इतनी तेजी से बढ़ रही है तो 2006-7 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि माइनॉरिटी की भी परिभाषा डिसाइड होनी चाहिए कि ये ना हो कि 51% जिसकी आबादी हो वो बहुसंख्यक कहलाए और 49% जिसकी आबादी हो वो अल्पसंख्यक कहलाए। कुल मिलाकर राजनीति में इस समय माइनॉरिटी क्या है, किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में धार्मिक आधार पर जो रिजर्वेशन जिन राज्यों में दिया गया है, जो कांग्रेस शासित राज्य बीजेपी बार-बार प्रचार में कह रही है, बोले उसे हटाना होगा। और यदि आप नहीं हटाते हो तो ये जो स्थिति है ये और विकट हो जाएगी। तो ये सारे मायने क्या हैं, आज के सेशन में इसे डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इस पर अब राजनीति होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का, अपोजिशन का, बीजेपी का, सब अपने अपने तरीके से इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिए। जरा बताइए, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका इस समय चेयरमैन कौन है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पोल लाइव कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद होती क्या है? आप प्रधानमंत्री के सामने एक चीज तो समझते होंगे कि जब भी प्रधानमंत्री को आप इन दिनों देख रहे हैं तो वो पूरे टाइम चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। फिर वो देश के नीतिगत फैसले कैसे लेते होंगे? देश के लिए अगर कोई व्यवस्था करनी है, कोई भी कानून पास करना है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का टाइम है तो कानून पास नहीं होगा, लेकिन डेली के कौन से मुद्दे हैं, देश के लिए कौन सा प्राथमिक मुद्दा है, किसको अभी तुलनात्मक रूप से जल्दी सेटल करना है, इन सब चीजों के लिए सलाह देने के लिए एडवाइजरी काउंसिल होती है। जैसे अपन कहते हैं ना, 9 रत्न हुए किसी राजा के पास में, किसी के पास 21 रत्न हुए, जो सलाह देते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री के पास में आर्थिक विषयों पर सलाह देने के लिए एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है। उस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर विवेक देबरॉय जो है वो वर्तमान में चेयरमैन है। आपको याद होगा एक व्यक्ति का जिक्र हुआ था, सचिन सान्याल, जिन्होंने यूपीएससी को समय की बर्बादी बताते हुए चर्चा की थी, हमने इस पर सेशन भी किया था। ये भी इसी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, यानी कि ये वो काउंसिल है जो प्रधानमंत्री को सलाह देती है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत बनी हुई है, कौन से एक्ट के तहत बनी हुई है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये स्टेटरी है? तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही ये परमानेंट बॉडी है, और ये पूरी तरह से एक ऐसी बॉडी है जो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए बनाई गई है। तो मतलब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए बनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसी काउंसिल के अंदर वर्तमान में विवेक देबरॉय जो है वो चेयरमैन है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि ये काउंसिल करती और क्या-क्या काम है, क्या ऐसी ही बातें करती है या कुछ और भी करती है? देखो, ये भारत के अंदर जितने भी बड़े मुद्दे चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री को सलाह देती है। मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री को सलाह देती है। समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था के आधार पर भेजती है, रिपोर्ट बना करके। इसके साथ-साथ ये प्रधानमंत्री अगर कुछ चाह ले इससे कि आप मुझे इस विषय पर रिसर्च करके दें, तो ये रिसर्च करके देती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा कि इसमें इतने कौन से इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी सलाह निकालते हैं। तो समझिए, सबसे पहले बात करते हैं विवेक देबरॉय की। ये नीति आयोग के मेंबर रह चुके हैं। विवेक देबरॉय चेयरमैन ऑफ काउंसिल है इस समय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, और ये पहले नीति आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं। इनमें दूसरे मेंबर हैं डॉक्टर शमिका रवि। बस इस नाम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है शमिका रवि, बिकॉज़ जो आज रिपोर्ट आई है वो इन्हीं ने निकाली है। शमिका रवि के साथ में 2 लोगों ने मिलकर के ये जो रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये इसी ने निकाली है, ठीक है ना? ये फुल टाइम मेंबर हैं और ये पहले इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुकी हैं। तीसरे हैं संजीव सान्याल, जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री के रह चुके हैं, ठीक है? वो इस समय इसके मेंबर हैं। डॉक्टर साजिद जैद शेनॉय, ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। जेपी मॉर्गन नाम की जो कंपनी है, बड़ी इकोनॉमिक फर्म है, उसके अंदर चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर आशिमा गोयल, ये इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर टीटी राम मोहन, यानी एक प्रकार से आप ये समझिए आईआईएम अहमदाबाद से हैं। मतलब ये समझने की जरूरत है कि यहां पर जो लोग शामिल होते हैं वो डेफिनेटली कोई बड़ी ना कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई वाली जगह से या फिर ऐसी जगह से जो थोड़ी थॉटफुल है वहां से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? इन्हीं की रिपोर्ट आई है, उसका नाम है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, एक क्रॉस कंट्री एनालिसिस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की भी आवश्यकता है। जिस तरह से इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है कि देश के अंदर इतनी परसेंट आबादी हिंदुओं की घटी, इतने परसेंट मुसलमानों की बढ़ी, हिंदू मुस्लिम से ज्यादा इन्होंने पूरी दुनिया का एनालिसिस कर दिया। लगभग 167 देश हैं जिनका एनालिसिस किया है, और यह है अपने आप में, मुझे बहुत सी रिपोर्ट पढ़ने का जितना भी आप लोगों को अवसर मिलता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर उसमें ऑब्जर्व करें तो संभवतः यह भारत की ऐसी रिपोर्ट कंसीडर की जाएगी जो दुनिया के देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मतलब भारत की एजेंसी ने रिपोर्ट बनाई है, 167 देशों के आंकड़ों का एनालिसिस किया है, यानी दुनिया के लिए भी यह रिपोर्ट काम की है। इस रिपोर्ट के अंदर आंकड़े दुनिया भर से लेकर के जो निकाली गई रिपोर्ट है उसे समझने की जरूरत है। मतलब केवल और केवल ये इंडिया पर बेस्ड नहीं है, दुनिया पर भी बेस्ड है। दुनिया को भी आईना दिखाया गया है कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी, जिन जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी जो भी थी, कई हिंदू बहुसंख्यक थे, कई क्रिश्चियन, कई पर बहुत, जो भी जिस जगह पर बहुसंख्यक थे, एवरेज ये देखा गया है कि बहुसंख्यकों की आबादी में 22% की गिरावट एवरेज दुनिया में देखी गई है। और वहीं जो दुनिया के 38 सबसे मोस्ट पावरफुल देश, जिन्हें ओईसीडी कंट्री कहा जाता है, जिनके पास 80% दुनिया का ट्रेड कंट्रोल होता है, उनमें तो कई देश ऐसे हैं जहां
29% तक बहुसंख्यकों की आबादी में कमी देखी गई है। तो ये अपने आप में एक ऐसी रिपोर्ट है जो रिलीजियस आधार पर लोगों को एक चेतावनी देती हुई नजर आती है, ठीक है ना। तो 1950 से 2015 के बीच का आंकड़ा इसमें इकट्ठा किया गया है और इस रिपोर्ट के अंदर 7.8% और 43.15% का आंकड़ा पेश किया गया है। इसका नाम रखा गया है रिलीजियस माइनॉरिटी एक क्रॉस कंट्री एनालिसिस, जिसमें यह जानकारी भी दी गई है कि भारत के अंदर दो कम्युनिटी ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या में गिरावट आई है। इनमें से एक का नाम है जैन कम्युनिटी और एक का नाम है पारसी कम्युनिटी। जैन कम्युनिटी की परसेंटेज में गिरावट आई है और पारसियों की संख्या में गिरावट आई है। जहां जैनों की जनसंख्या पहले 0.45% थी कुल आबादी का, वो 0.36% रह गई है कुल आबादी का। इस रिपोर्ट को तैयार किया है शमिका रवि ने, अब्राहम जोस ने और अपूर्व कुमार मिश्रा ने। इन तीन लोगों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में जिस तरह के डेटा लिए गए हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, भारत की आबादी कुल मिलाकर 144 करोड़ के आसपास टेंटेटिव मानी जा रही है। विकिपीडिया पर प्राप्त जो जानकारी है उसमें अगर आप देखें तो हिंदुओं की पॉपुलेशन 1951 में 84% थी। इसी आधार पर इस्लाम मानने वालों की देखें तो 9.8% थी, क्रिश्चियंस की 2.3%। इस तरह से सभी धर्म के आधार पर देश की आजादी के समय जो पॉपुलेशन थी वो आपके सामने है। इनमें से चार बड़ी आबादियों को अगर आप देखें तो हिंदुओं की आबादी जो कि 1950 में 84.68% थी, ये 2015 में 78.06% हो गई है, यानी कि इसकी परसेंटेज में 7.82% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी जो 2015 में 14.09% हो गई है, जिसमें कि प्लस 43.15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वो आंकड़ा है जिसके ऊपर अभी सभी का ध्यान फोकस हो रहा है, जिसकी मेजर वजहों में जो वजह बनाई जा रही है उनमें से है लोगों का धर्म परिवर्तन करना, धर्मांतरण जिसे आप कहते हैं। नंबर दूसरा, पड़ोसी मुल्कों से जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में, विशेष रूप से बांग्लादेश से भारत में जो इमिग्रेंट्स चले आते हैं, भारत के अंदर घुसकर लोग जो चले आते हैं, अवैध प्रवासी जो भारत में चले आए हैं, उनकी वजह से इनकी जनसंख्या का बढ़ना। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण माना गया है वो है इस्लाम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार चलना, या फिर मुस्लिमों का भारत के लिए एक समान कानून का पालन ना करना। जहां भारत के अंदर धर्म के आधार पर, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट चलता है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है, जिसके बताए गए कानून पर, शरिया कानून पर ही मुसलमान अपने जीवन शैली को जीते हैं, जिसमें बहुपत्नी प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के चलते बच्चों की संख्या, जब ऑब्वियस बात है एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत धर्म दे रहा है और कानूनी रूप से जिसे मान्यता हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी से औसत, जहां हम दो, हमारे दो की कंसेप्ट इंडिया में वैलिड है, एक पुरुष के साथ एक महिला और उसके दो संतानें, अगर ऐसी स्थिति में यहां एक मुस्लिम पुरुष तुलनात्मक रूप से एक की जगह दो महिला भी रखता है तो एक पुरुष के मुकाबले अब 4 बच्चे होंगे। इसी के चलते इसको कहा जाता है कि हम 5 हमारे 25, इस प्रकार से हम 4 हमारे 40। इस तरह से बहुपत्नी प्रथा के चलते, यहां पर पॉलीगैमी की मान्यता के चलते जनसंख्या में इजाफा। तो 3 बड़े मुद्दे जिस तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है। नंबर 1, धर्मांतरण के चलते संभव है जिनकी संख्या घटी उन्होंने धर्मांतरण कर लिया, उन्हें डरा फुसला करके धर्म में परिवर्तन करा दिया गया, क्योंकि जो घटे हैं वो कहीं तो बढ़े हैं। नंबर दूसरा, अगर तुलनात्मक रूप से, अब आप में से एक सिंपल मैथमेटिक्स ये कह सकते हैं कि 7.8% घटे हैं लेकिन ये इतने परसेंट बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? ये कुल पॉपुलेशन शेयर की बात हो रही है। कुल पॉपुलेशन में जहां पहले अगर उनकी आबादी 80 लाख, मतलब जो भी करोड़, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ थी या 80 करोड़ थी, उसके मुकाबले में परसेंटेज वृद्धि है, ये उसके मुकाबले में परसेंटेज की गिरावट है। ये तो बड़े नंबर में परसेंटेज गिरावट का नंबर भी बड़ा होता है और दूसरे के अंदर वो नंबर बड़ा दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यहां पर 43.15% की संख्या वृद्धि कहीं ये तो इशारा नहीं करती कि बड़ी आबादी जो हिंदू है उसने धर्मांतरण कर लिया हो, या ये तो नहीं करती इशारा कि यहां पर बड़ी संख्या में देश के अंदर घुसपैठिए घुसाए हो, या फिर ये तो नहीं कि इन्होंने बहुत सारी शादियां कर ली जिसके चलते इनकी बहुत सी संतानें हुई और उन संतानों की वजह से इनकी संख्या में विस्फोटक वृद्धि दर्ज की गई है। ये सारी बातें, इसके अलावा भारत के अंदर क्रिश्चियन पॉपुलेशन में भी वृद्धि दर्ज की गई है, सिख पॉपुलेशन के अंदर भी वृद्धि दर्ज की गई है। केवल जैन और जो पारसी हैं इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, बाकी जितने भी धर्म हैं उन, मतलब हिंदुइज्म को छोड़कर, उनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये केवल इंडिया की रिपोर्ट है? नहीं, इस रिपोर्ट को 167 देशों की स्टडी करके बनाया गया है। 167 देशों के आंकड़े आपको और चौंकाएंगे, और वो क्या है? 1950 में जिन देशों के अंदर जो भी बहुसंख्यक समाज था उस जिसकी आबादी 75% से ऊपर थी, भाई बहुसंख्यक का मतलब है जो धर्म सर्वाधिक माने रहा हो, उस बहुसंख्यक आबादी में 2015 के अंदर 22% की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब यह हुआ कि एक्स कंट्री के अंदर 75%, यानी कि 100 लोग रहते थे, 75 वहां पर एक धर्म को मानने वाले थे, उदाहरण के लिए हिंदुइज्म को मानने वाले थे, 2015 में 22% तक उस आबादी के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि डेमोग्राफी के अंदर मेजॉरिटी संख्या घटी है, लेकिन बहुत से देश ऐसे निकलकर आए जिनमें से भारत के पड़ोसी मुल्कों का जिक्र है जिनके अंदर बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ी है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश ये वो देश है, श्रीलंका ये वो देश है जहां पर जो मेजॉरिटी है वही बढ़ने भी लगी है, और देशों में तो औसत घटा है लेकिन इनका बढ़ा है। अब भारत के पड़ोसियों की अगर हम बात करें तो आप देखें कि भारत के अंदर जहां मेजॉरिटी यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज हुई है, वहीं पर अगर पाकिस्तान में चला जाए तो जो पाकिस्तान में बहुसंख्यक है, क्योंकि पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना देश है ना। भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो भारत के उस समय के जो राष्ट्र निर्माता थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने डिमांड की कि हम लोग सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले बनेंगे, हम सेक्युलर कंट्री बनेंगे। इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बना। इस्लाम को मानने वालों ने अपने लिए एक अलग देश चुन लिया, लेकिन उस अलग देश में जो इस्लाम को मानने वाले थे वो तो अपना देश बना लिया अलग। कुछ इस्लाम को मानने वाले हमारे देश में भी रह गए, क्योंकि हमारे देश के अंदर उस समय की सरकारों ने कहा कि हम धर्म के आधार पर विभेद करेंगे ही नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसी स्थिति में सबको साथ लेते लेते पाकिस्तान में जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी तो इंक्रीज हुई, और हमारे देश में जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी के अंदर, जनसंख्या के अंदर गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़ा चीख चीख कर यही लाइन बता रहा है। यही हाल अगर बांग्लादेश का देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी में वृद्धि दर्ज की गई। इसका मतलब यह हुआ कि इनके देशों में कोई अल्पसंख्यक भी रहा होगा। जी हां, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को उठाकर अगर आप देखें तो इन देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक इनके यहां पर या तो हिंदू थे या बौद्ध थे या क्रिश्चियन थे, उनको डरा धमकाकर या फोर्सफुली कन्वर्ट कराकर दूसरे धर्म में बना दिया गया या उन्हें मार दिया गया। यानी कि अगर कोई हिंदू था, सिख था, ईसाई था, उसे धर्म परिवर्तित करा गया तो इस्लाम अपना दिया गया या बाहर भेज दिया गया। ये हाल है भारत के पड़ोसियों का। अफगानिस्तान के अंदर यही हाल है, हर देश के अंदर। ऐसे ही जो मेजॉरिटी कम संख्या हुई है उनमें म्यांमार ऐसा देश है जहां पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी थी लेकिन वो मेजॉरिटी घटी है। ये आंकड़ा आपके सामने। तो भारत के आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो देखने लायक है। एकलौता मालदीव भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश निकला है जहां पर बहुसंख्यक जो मुसलमान थे उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। केवल एक देश जिसमें मुस्लिमों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, दैट इज मालदीव, जो बहुसंख्यक थे। अदरवाइज जहां जहां पर भी हमारे पड़ोसी हैं वहां पर वृद्धि या फिर तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये हमारे आसपास के देशों का मामला है जो आपके सामने निकलकर आया हुआ है। ठीक है, इस केस स्टडी के अंदर ये जो वृद्धि बताई गई है इसमें बकायदा ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा जैसे देशों को भी, अफ्रीका को भी इसमें शामिल करके 167 देशों के बहुसंख्यकों की रिपोर्ट तैयार करके यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर ओईसीडी कंट्रीज की भी बहुसंख्यक आबादी को देखा गया कि उनमें 29% की गिरावट दर्ज हुई है। ये ओईसीडी कंट्री कौन सी देश है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये वो देश हैं दुनिया के जिसमें भारत नहीं आता। भारत मतलब गरीब है, चीन भी गरीब है इन ओईसीडी कंट्रीज के मुकाबले। ये वो देश है जिनका ट्रेड पर 80% कंट्रोल है। 38 देश का मुख्यालय पेरिस में। ये वही देश है जो दुनिया में किसी भी देश पर आतंक के लिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या आतंकियों को पैसा देने के लिए एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन करता है। पेरिस में इसका मुख्यालय। इनके यहां भी ये हुआ है कि इनके यहां पे
बहुसंख्यक आबादी की संख्या घटी है। बहुसंख्यक आबादी की संख्या घटी है, ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो भारत में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने निकाल कर दिया है। ये 38 देश इसके अंदर शामिल है, जिनका नाम और लिस्ट मैंने दिया हुआ है। ये कंटेंट आपको चैनल क्लास पूरी होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, जीके बाय अंकित अवस्थी, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के ट्वीट्स है जो आपके सामने आ चुके हैं और ये रिलीजियस डेमोग्राफी है जो हमने आपको यहां पर दिखा दी है। ठीक है साहब, इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर और किस बात पर ध्यान दिया गया है, तो इस रिपोर्ट के अंदर बहुसंख्यकों की आबादी के साथ-साथ ये भी ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार से टोटल फर्टिलिटी के अंदर भी गिरावट दर्ज हुई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो ग्रोथ रेट थी, दशकीय ग्रोथ रेट यानी 10 साल में होने वाली वृद्धि, जहां पहले 1991 से 2001 के बीच में हिंदुओं की पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुआ करती थी वो 19.9% के हिसाब से हुआ करती थी 10 साल में, वहां पर 2001 से 2011 के बीच में यानी अगले ही 10 साल में हिंदुओं की पॉपुलेशन में मात्र 16.8% के हिसाब से वृद्धि हुई। वहीं मुसलमानों में ये वृद्धि अभी भी 24.6% के हिसाब से बनी हुई है, यानी कि इनकी वृद्धि दर अभी भी तेजी से चल रही है। लेकिन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो यह आंकड़ा बताता है कि सभी के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। मतलब यह हुआ कि जनसंख्या के अंदर जो बढ़ोतरी की रेट है वो तुलनात्मक रूप से कम हुई है। 10 साल के अंदर हर धर्म के अंदर जो भी धार्मिक मान्यता वाले देश हैं उनके अंदर जनसंख्या के अंदर गिरावट दर्ज की गई है, वृद्धि की दशकीय वृद्धि दर गिरावट के साथ दर्ज की गई है। ठीक है साहब, ये बात यहां पर निकल करके आपके सामने आती है। ईसाई आबादी के अंदर, देश के अंदर ईसाइयों की आबादी थर्ड लार्जेस्ट आबादी है, उसके बाद सिखों की आबादी देश के अंदर आती है, फिर बौद्ध धर्म के अंदर भी जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। जैन के अंदर 0.45% से 0.36% की आबादी दिखी गई है और पारसी की जो आबादी है वो 0.03% घटकर 0.004% रह गई है। पारसी की आबादी कम हुई है। अब इस पर शुरू होती है राजनीति। तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो इस सवाल को उठाते हुए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया, उनके भरोसे छोड़ दिया तो हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला जो मुद्दा है इसको उठा रही है। तो ये इस मुद्दे को अपनी तरफ से रख रहे हैं। इन्होंने बकायदा ट्वीट करके लिखा कि दिस इज व्हाट डेकेड्स ऑफ कांग्रेस रूल्ड डिड टू अस, मतलब कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया ये इनके सामने है। इसी बात को लेकर के अब एक बात और डिमांड में उठती है और वो ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी तरफ से ये बात उठाते हुए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपनी तरफ से बात उठाते हुए कहा है कि भाई जो कारण है उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। कारण क्या है? जबरन धर्मांतरण, दूसरा इलीगल माइग्रेशन जो इंडिया के अंदर अवैध प्रवासी घुसपैठी घुस आ रहे हैं, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पॉलीगैमी यानी कि बहुपत्नी प्रथा। ऐसी स्थिति में बहुत सारी शादियों को रोकने के लिए भारत में समान नागरिक संहिता होना जरूरी है, यानी कि सभी धर्मों को एक ही कानून मानना हो तब जाकर के इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। हम हमारे 25 की जीवन शैली अगर कोई अपनाएगा तो यही हाल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है। इन्होंने बकायदा दैनिक जागरण की हेडलाइन को ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये हालात रहे तो सोचिए फिर आगे क्या होगा। ऐसी स्थिति में साक्षी महाराज जो पहले भी कहते रहे थे कि हम 4 हमारे 40, इन्होंने बीच में बयान दिया था कि हिंदुओं को भी जनसंख्या वृद्धि करनी चाहिए, तो इनके खिलाफ केस हो गया। तो ये कहने लगे कि मैं तो पहले से कह रहा था कि साहब ये हालत है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मेरे ऊपर केस दर्ज हो जाता है। मैं हिंदुओं की बात करता हूं, मुसलमानों की, मैं देश की बात करता हूं, मोदी जी देश के प्रति समर्पित है, ये इन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये सारी बातें निकल आई। इसी बीच में फिर सुधांशु त्रिवेदी जी जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है, इनका बयान आया और इनके बयान को अगर मैं यहां से पढ़कर के सुनाऊं तो इनका कहना यह है कि भाई जिस प्रकार से पॉपुलेशन के अंदर गिरावट दर्ज की गई है हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों की पॉपुलेशन में वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये इंडिया अलायंस के नेता बताएं कि अल्टीमेटली बढ़ी हुई मुस्लिम आबादी को जो आप रिजर्वेशन देने की बात करते हो ये किसके हिस्से का रिजर्वेशन दोगे? नंबर 1। नंबर दूसरा, इन्होंने इंडिया अलायंस को अपनी तरफ से टारगेट करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी की जो अभी न्याय यात्रा शुरू हुई थी पूर्वोत्तर भारत से, उस पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा भीड़ राहुल गांधी जी की यात्रा में इकट्ठी हुई थी वो आसाम के दुबरी में, बारपेटा में, कार्मीगंज में और वेस्ट बंगाल के मालदा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ राहुल गांधी जी के में एकत्रित हुई थी। ये वही लोग हैं, ये वही जिले हैं, ये वही लोकसभा सीट हैं जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसे आए हैं, जिन्हें लेकर ममता बनर्जी कहती है कि इन्हें हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो एक प्रकार से ये जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस या इंडिया अलायंस, इसके ऊपर इन्होंने सवाल पूछा। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा की पूरा काम किया जा रहा है वो एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने अपनी लाइन में ये बात भी मेंशन करी कि हमारे देश के अंदर 9 राज्य अब ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और दर्जनों जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ड यूज करके किया जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी। फिर ओवैसी साहब निकल कर आए। ओवैसी साहब ने कहा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तैयार की गई रिपोर्ट है। इन्होंने सीधे सीधे इसको नकार दिया। इस पर कमेंट्री करने की जगह अपनी तरफ से कहा कि यहां पर केवल और केवल हिंदू पॉपुलेशन के लिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डेटा तैरते हैं उन्हें इकट्ठा किया गया है। वास्तविकता में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑब्वियस बात है कि जो भी जनगणनाएं हैं उनके आंकड़ों को लेकर के 167 देशों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। प्रियंका गांधी जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा पत्रकार से पूछ लिया आपके पास ये सवाल कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे ऑफिस से आया। तो बोले ऑफिस वालों से पूछो उनके पास सवाल कहां से आया। कुल मिलाकर के अपोजिशन फिलहाल इस सवाल से बच रहा है कि यार इस पर क्या जवाब देना है, क्योंकि माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की जो लाइन है उसमें चीजें फंस गई हैं। खैर जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर यह मुद्दा फिलहाल आने वाले 4 जून तक जो भी इलेक्शन के फेजेस बाकी हैं उनके अंदर काफी हॉट केक मुद्दा रहने वाला है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।